स्वागत है। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीएसएस के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए थे। अब वो क्वेश्चन आपने सोल्व करने का प्रयास किया होगा और उसका व्याख्यात्मक सॉल्यूशन हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से अपने वो नोट्स अपने कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। अब पहले आपको क्या करना है, रफ कॉपी में उसको सोल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, और उसके बाद व्याख्या देखनी है। व्याख्या देख के उस पर क्या है, सही आंसर पर टिक लगा लेना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर आपका जो पहला चैप्टर था उसका नाम था साइटोलॉजी कोशिका, यानी कि कोशिका विज्ञान। इसका जो पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया था, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो देखिए, जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो चार चीज़ें होती हैं। एक तो केंद्रक कला होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, और क्या होता है, क्रोमोसोम होता है और केंद्रिका होता है। तो जो क्रोमोसोम बताया था, तो क्रोमोसोम किस चीज़ से बनता है, वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनता है। तो यहाँ पर केंद्रक ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पर इस प्रकार की कोई चीज़ ना क्रोमोसोम ऑप्शन में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, वो डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ जब मैंने आपको बेस पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो हरित लवक होता है, और जिसे क्या है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी डीएनए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो एटीपी में बदलती है, तो एटीपी ध्यान देते कुछ बच्चे क्या करेंगे, एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सोचेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। यहाँ पर सोचने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात है सौर ऊर्जा की, ये सौर ऊर्जा को ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा तो आपको पढ़ाया था हरित लवक, क्या पढ़ाया था आपको, हरित लवक। और हरित लवक को ही क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब इस बात को भी समझ लेना साथ साथ में कि इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट क्यों है। भाई आपको बताया था, एक तो यहाँ पर क्या होगा, जल होगा, प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, दोनों को मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बात हो रही है दोनों को मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और किसके द्वारा, क्लोरोफिल के माध्यम से क्या हो जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा। और यही पौधे के अंदर डाइजेस्ट होकर क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। तो सौर ऊर्जा जो एटीपी में बदलती है, किसके माध्यम से बदलती है, तो पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट से बदलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर तुम्हें समस्या आई होगी थोड़ी सी। ये बात कर रहा है, प्रयास लघुत्तम स्वयं जीवी कोशिका है, और माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो आपको ऐसा लग रहा है भाई इस विषय में तो अभी तक हमारे पास कोई जानकारी है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपके लिए क्या पड़ा होगा, थोड़ा टफ पड़ा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब आरएनए पढ़ाया था तो बताया था जो वायरस होते हैं, वायरस किससे हैं, कुछ वायरस आरएनए से बनते हैं। ठीक है, और आरएनए इनमें क्या करता है, इनमें आरएनए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। जबकि मुख्य रूप से ये कार्य किसका होता है, वो डीएनए का होता है। लेकिन किन्हीं वायरसों में, ये अपवाद के में पढ़ाया था आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। बाकी सब चीज़ें क्या हैं, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो यही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो ये तो आपका हलवा क्वेश्चन है, ये क्या है, हलवा क्वेश्चन है। बताया था गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, संख्या में तो 46 होती है, लेकिन यदि पेयर में बात करेंगे तो 23 जोड़ी होती है, 23 दूनी
46 होता है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो 22 जोड़ी होते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और जो 1 जोड़ी होता है वो सेक्स गुणसूत्र होता है, उसके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या में होते हैं। तो अभी भी तो बताया आपको जोड़ों की संख्या में क्या है। देखिए, जब आपको बेस आ जाता है तो क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाते हैं। तो जोड़ी में क्या है, 23 है। कुछ बच्चों ने आंसर बढ़िया दिए हैं, उनका स्कोर भी अच्छा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आप चलो तो सही मेरे साथ, आपके तर्कस में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र होंगे। बस ये है कि लगातार प्रयास करते रहिए। ठीक है, लगातार प्रयास करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, जो जीव हैं उनमें अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो बताया था जो डार्विनवाद है, वैज्ञानिकों के समूह ने जो डार्विनवाद का नियम दिया है, तो उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या है, जब एक जीव, जो एक जीव होता है, जो एक जीव है, एक जीव में कोई गुण है और दूसरे जीव में कोई गुण है, तो इसके जीन को उठाकर इसके जीन को उठाकर जब अन्य प्रकार का जीव बनाया जाता है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यही क्या है, उत्परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6। टोटल ये आपको 19 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो आपको बताया था जितने भी सरीसृप हैं, जो रेंगने वाली प्रजाति है, जो भी रेंगने वाली प्रजाति है, तो वो क्या है, वो उसमें ताप के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर छिपकली क्या है, रेंग कर चलती है, तो इसके इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पादाप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। जो पादाप कोशिका है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो पादाप कोशिका जंतु कोशिका से सबसे पहला ही टॉपिक आपको पढ़ाया था कोशिका भित्ति। क्या पढ़ाया था आपको, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे और भी टॉपिक आए थे जो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यदि हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कोशिका भित्ति क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी पेड़, जो पेड़ होता है, पेड़ में यहाँ वाला पॉइंट जो होता है, ये क्या होता है, ये कोशिका भित्ति होती है, और अंदर वाली झिल्ली क्या होती है, वो कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या होती है, ये वाला पॉइंट ये कोशिका भित्ति होता है, बाहर वाला पॉइंट जो है। ठीक है, जबकि यदि हम किसी मानव में देखें, मानव में क्या होगा, ये जैसे इसको प्रकार छुपाया जाएगा तो इसको क्या है, पता चल जाएगा, इसका द्वारपाल इसको बता देगा। ठीक है, तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ होती है, और बाहर की तरफ इसमें कोशिका भित्ति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगली की तरफ चलते हैं, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, बात कर रहे हैं जंतु कोशिका की। तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, अभी भी तो जिक्र हुआ, कोशिका भित्ति क्या होती है, होती नहीं है उसमें। ठीक है, और जो पादप कोशिका होती है उसमें होती है। तो राइट आंसर ही क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, सब बातें आपको समझ में तो आ रही है ना भाई। किसी भी चीज़ को क्या है, रटना नहीं है, व्याख्यात्मक विश्लेषण इसलिए दिया जा रहा है ताकि चीज़ों को आप समझते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 10, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। अरे कहाँ बनती है पावर। ठीक है, सब कहते हैं कि खाना खाएंगे पेट में ही जाएगी तो पावर बन जाएगी, लेकिन आप तो क्या है, आप तो बायोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ चुके हो, आपकी समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। खाना खाने के बाद, जब खाना खाओगे तो खाना खाने के बाद वो अब डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में आप सीखोगे कि इस प्रकार से जो आप खाना खाते हो, तो यहाँ पर जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के पश्चात इसमें क्या बनेगा, C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से कहाँ जाएगा, ये सेल के अंदर जाएगा, और सेल में कहाँ जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया
मिटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कुछ पार्ट तो पावर का कहाँ बनता है, वो मिटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनता है, लेकिन यहाँ उस बात की जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। भाई जब पावर माइटोकॉन्ड्रिया बन रही है तो पावर हाउस भी क्या है, यही है, बिजली घर भी क्या है, यही है, तो ज़्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। तो शक्ति स्रोत यानी कि पावर, बात कर रहे हैं पावर की। देखो कैसे कैसे घुमा घुमा कर सोच रहा है कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ, तो घुमा घुमा कर क्वेश्चन को बदल बदल कर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, आपको कोशिका भित्ति तो बताया था क्या, सेलुलोज की बनी होती है, और जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है, वो बताया था प्रोटीन से बनी होती है। किससे, वो प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन बाद में इसकी जानकारी मिली कि वो क्या है, लिपिड भी उसमें होता है। जो प्रोटीन होता है, जो ये प्रोटीन इस प्रकार से होता है, ये लिपिड इस प्रकार से होता है, प्रोटीन क्या है, बीच में भरा रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, बातें समझ में तो आ रही हैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको ये तो पता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको कहा था हमने, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा था। लेकिन अकेला राइबोसोम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रहा है। वो राइबोसोम जो होता है, जब सेल को आप देखते हो, सेल क्या है, ये सेल है, ठीक है, और ये क्या है, केंद्रक है, और ये स्ट्रक्चर सेल का किस पर बना होता है, वो बना होता है किस पर, ये बना होता है ईआर पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही तो ये दाने दाने से होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ईआर क्या है, दो भाग में डिवाइड हो जाती है। ये दाने दाने से क्या है, प्लेड कण है, क्या है, प्लेड कण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अंतः प्रद्विज जालिका, यानी कि ईआर और राइबोसोम। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, लसिका कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा, डी, इसका राइट आंसर हुआ डी, तिल्ली। ठीक है, देखिए इस बात को समझिए अच्छी प्रकार से कि इसका जो ये तिल्ली है, लसिका कोशिकाएं हैं क्या। लसिका कोशिकाएं जो होती हैं, आगे चल के जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे WBC। क्या पढ़ाएंगे, WBC। WBC का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। तो इनका निर्माण क्या होता है, लसिका ग्रंथियों में होता है। ये जो लसिका कोशिकाएं होती हैं, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, और इनका निर्माण कहाँ होता है, लसिका ग्रंथियों में होता है। ठीक है, तिल्ली में होता है और थाइमस में होता है। किस में होता है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। जो लसिका कोशिकाएं हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है, वो लसिका की ग्रंथियों में होता है, तिल्ली में होता है। अब तिल्ली क्या है, ये आगे चल के आप पढ़ोगे। ठीक है, और थाइमस ग्रंथि में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि थाइमस ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, किसमें, अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिल्ली दिया हुआ, तो तिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्तंभ कोशिका, क्वेश्चन बड़ा है, समझने का प्रयास कीजिए और बड़े आराम से आंसर दे देंगे। इस प्रकार का आंसर देना आसान होता है, इस प्रकार का आंसर देना आसान होता है। क्वेश्चन देखने में ही बड़ा लग रहा है, आंसर बड़े आसान से निकल जाएगा, लेकिन आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़िए। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का
एकमात्र स्रोत है? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये नहीं है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। जो स्तंभ कोशिकाएं हैं वो बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इसका आंसर नहीं है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। तो याद कीजिए, स्तंभ सेल हमने आपको विविध में पढ़ाया था, तो बताया था कि नॉर्मल कोशिका क्या है, 120 दिन तक रहती है, लेकिन ये क्या है, ये अनंत काल तक जीवित रह सकती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में दिए हुए हैं एक से अधिक आंसर। तो यहाँ पर अब यदि इसको हम देखें, भाई 2 हमारे नहीं है तो 3 और 4 क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का विसर्जन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो बात कर रहा है किसका, स्तंभ सेल के विषय में बात कर रहा है। किसके विषय में, अभी अभी आपको जिक्र हुआ स्तंभ सेल के विषय में, विविध में इसको आपको पढ़ाया था। तो इसमें यहाँ समझेंगे ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट, ये एक या एक से अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये भ्रूण में पाई जाती हैं। फिर से क्वेश्चन को समझना चाहें तो समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण में असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन इसमें यही तो पूछा, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये भाई यहाँ पर हमने आपको बताया था जो स्तंभ कोशिका है, जो स्तंभ कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वो मतलब 120 दिन के तो नॉर्मल कोशिका जीवित रहती है, वो उसमें भी रह सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर सेल भी होती हैं, क्या होती है, डॉक्टर सेल होती हैं, मूल कोशिका से अलग हो जाती हैं और रिपेयरिंग का कार्य भी करती हैं। एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। भाई एक से डिवाइड होगी फिर दूसरी बन जाएगी, तो ये भी चीज़ क्या है, ये चीज़ राइट हो जाएगी। तो 3 बातें सही हैं, एक बात असत्य है। लेकिन क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, बात असत्य की कर रहा था। ठीक है, तो असत्य क्या हो जाएगा, असत्य ये हो जाएगा, पहले हमने जिक्र किस विषय में सोच लिया, जो सत्य है। तो असत्य क्या है, केवल ये भ्रूण एम्ब्रियो में पाई जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रकृमित कोशिका मृत्यु। जब विविध में आपको पढ़ाया था तो प्रकृमित कोशिका मृत्यु के विषय में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी थी। आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो जो आणविक नियंत्रण है, क्या उसको कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, हमने आपको बताया था 3 प्रकार से कोशिका मृत्यु, जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है, 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस तो आपको दिया हुआ है, तो ये आंसर तो क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये राइट हो जाएगा। दूसरा क्या बताया था आपको, ऑटोफेजी, और तीसरा नेक्रोटोसिस। वो इसमें आंसर में नहीं दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, हमारे तंत्र की अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन करने वाला पद है, कौन सा है, बात कर रहा है एटीपी का। तो देखिए आगे चल के, वैसे ये क्वेश्चन इसको यहाँ नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पढ़ाया गया है, इसलिए सोच रहा है कि आपको इतनी जानकारी तो होगी। तो सब जो ये एटीपी बनती है, जो एटीपी बनती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इतना तो आपको पता है कि कहाँ,
माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन जो सेल होती है और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान सपोज करो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा यहाँ पर जब, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ प्रोसेस पूरा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हैंस चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंस चक्र, उसको हैंस चक्र बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या होता है, और मोस्टली एटीपी यहीं पे बनती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सॉल्यूशन। अच्छी तरीके से इस विश्लेषण को देख लेना और अपने आंसरों को टिक कर लेना। ठीक है, क्या करना है आपको, हमने बताया सबसे पहले तो आपको क्वेश्चनों को करने का प्रयास करना है। आपने क्वेश्चनों को करने का अच्छा प्रयास किया, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ये व्याख्या देखनी है। मैं ऐसे भी कर सकता था, सीधा सीधा इन क्वेश्चनों के आंसर टिक लगा कर आपको दे सकता था या बता सकता था ABCD, लेकिन ताकि आप चीज़ों को रटो ना, उसको समझो, इसलिए ये व्याख्या आपको दी गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।